लार्जर देन लाइफ एक्शन भी कंसिडर करते हैं, राइट। एक हमारा जो गोल्डन एरा था उसमें धर्मेंद्र जी बच्चन साहब ज्यादा से ज्यादा क्या एक्शन करते थे, छोटी मोटी मारपीट दिखाई जाती थी, एक आधा ब्लास्ट सीन दिखाया जाता था या फिर बुलेट फायरिंग सीन, दैट्स इट। लेकिन आज के टाइम में हमारी एक्शन लेवल की हाइप कितनी बढ़ चुकी है। हॉलीवुड की तो कोई भी फिल्म निकाल लो, उसमें विलन छोटी मोटी बात ही नहीं करता, वो कहता है कि भाई मेरे को डायरेक्ट दुनिया ही तबाह करनी है। एवेंजर जैसे फिल्म आ गए, थैनोस आ गए, चुटकी बजा के हाफ यूनिवर्स गायब, राइट। मतलब हमारे एक्शन लेवल की हाइप भी कितनी बड़ी टेक्निक को ही लगे थे। जैसे कि उसमें एक सीन है जहाँ पे श्रद्धा कपूर का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो समंदर में गिरते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो जैसे यहाँ पे ऊपर लाइट्स हैंगिंग पे लगे, उसी तरह से ये डमी हेलीकॉप्टर हैंगिंग पे लगा था और श्रद्धा कपूर कहीं समुद्र में नहीं, यहाँ नीचे फ्लोर पे गद्दे पे गिरी थी। प्लीज सर पॉज। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ मार्किंग्स आपको दिखी होगी, प्लस साइन स्क्वायर्स आपने थोड़ा सा देखा है गौर से, तो मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज सर। हाँ, ये मार्किंग्स प्लस साइन और स्क्वायर्स, तो ये याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्ले पॉज। आरआरआर मूवी आप लोगों ने देखी है, सभी ने देखी होगी आई थिंक। जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने ट्रेलर तो डेफिनेटली देखा है। उसमें रामचरण सर का इंट्रो सीन है, वो पंचिंग बैग को पंच मारते हैं, पंचिंग बैग फट जाता है, जो कि रियल वर्ल्ड में हमारे द ग्रेट खलिया दादा सिंह को भी नहीं पॉसिबल हुआ, तो इस जन आपको कैसे होगा। तो इसमें भी क्रोमा टेक्निक का ही इस्तेमाल है। एक्चुअल में क्रोमा फ्लोर में इन्होंने सिर्फ पंच मारने की हरकत की है, उनके सामने कुछ था भी नहीं। प्लीज इस तरह से प्ले। और जैसे कि पुष्पा मूवी की मैं बात कर रहा था, तो इसमें पूरा का पूरा है लाल चंदन का स्मगलिंग फॉरेस्ट एरिया हमें जो दिखाया जाता है वो इसी तरह से दर्शाया गया है। जैसे हमारे यहाँ मुंबई में गोरेगांव फिल्म सिटी है, वैसे ही साउथ में हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी, वहां पे इसका सेट लगा था। जैसे कि ये डांस स्टेप तो सभी को पता है, राइट। श्रीवल्ली सॉन्ग, अल्लू अर्जुन स्लाइड करते हैं, उनके पैर से चप्पल फिसल जाते हैं। तो ये हमें विजुअल कहाँ दिखता है, मतलब वो झरने के पास है। अगर एक्चुअल में वो झरने के पास है, डांस स्टेप करते तो चप्पल नहीं खुद कहाँ बह जाते हमें पता भी नहीं चलता। तो भले ही वो फिल्म में कहते होगे कि मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन इस टेक्निक में उनको भी झुकना पड़ता है। प्ले सर। तो ये झरना भी इसी तरह से ऐड किया गया है। ओके, थैंक यू सर। फ्लॉक्स लाइट्स ऑन। ओके, तो आप लोगों को बेसिकली आइडिया आ गया कि फिल्में आज के डेट में किस तरह से बनती है, इस तरह के क्रोमा स्टूडियो में बनते हैं। तो मैंने आप लोगों को कुछ मार्किंग्स याद रखने के लिए कहा था, राइट। तो वो जो मार्किंग्स होते हैं वो डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के लिए होते हैं, क्योंकि इस तरह के फिल्मों में हमें फिजिक्स मैथ्स की भी उतनी ही जरूरत होती है, ये इतना आसान काम नहीं होता है। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे एक बेडरूम का सीन शूट करना है। हीरोइन बेडरूम में आएगी और अपना कबर्ड ओपन करेगी। जो कबर्ड है वो मैं एज अ सीजे ऐड करने वाला हूँ, राइट। तो वो कबर्ड जो है वो मुझे उसकी प्रॉपर मार्किंग तो चाहिए कि उसकी हाइट कहाँ पे आएगी, उसकी विड्थ कहाँ पे आएगी, उसका हैंडल कहाँ पे आएगा। अगर मैं उसको ओपन करने को जाऊंगा तो वो कितना डिग्री तक ओपन होगा, राइट। तो ये प्रॉपर मार्किंग्स होते हैं। हीरोइन उतने ही स्टेप्स चल के आती है और फिर उसके हिसाब से मार्किंग से हिसाब से वो हाथों की हरकत इस तरह से करती है कि वो डोर ओपन हो जाए। तो उसका हाथ ना ऊपर नीचे होना चाहिए ना आगे पीछे होना चाहिए, इंच टू इंच हमें परफेक्ट शॉट लेना होता है। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। फिल्मों में तो हम कितने सारे ह्यूज लेवल के एक्शंस देखते हैं, राइट। ब्लास्ट वगैरह का भी सीन होता है। सपोज एक आधी कार ब्लास्ट हो गई किसी फिल्म में, तो वो सिर्फ कांच का अगर टुकड़ा उसका ये होता है, डाउन होता है, मतलब ब्लास्ट होने के बाद, तो वो कहाँ उड़ के डाउन होगा तो वो भी मुझे प्रॉपर देखना होगा, प्रॉपर मार्किंग चाहिए। मतलब ये इतना आसान वर्क नहीं होता है। तो ये हो गया फिल्मों का पार्ट, मतलब विजुअल का पार्ट। तो इसके बाद आते हैं डबिंग पे। डबिंग के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? कोई बता सकता है? नहीं? अच्छा ठीक है, डबिंग के बारे में मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो डायलॉग डिलीवरी की बात करते हैं। जैसे कि फिल्मों में आप लोगों को पता होगा कि एक्टर के हाथ में एक्चुअल में कोई माइक वगैरह नहीं होता है, राइट। तो डिस्टर्बेंस बहुत होता है, मतलब अलग अलग आवाज होती है। भले कैमरा के सामने 2-4 आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में सपोर्टिंग में बहुत सारे मतलब 100 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तो हमें डायलॉग डिलीवरी होती है वो फिर से देनी होती है। तो वो थोड़ा दिक्कत वाला काम कैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को गुस्सा आ गया, आपने गुस्से में सामने वाले को 2-4 बातें कह दी। अभी आपका 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद गुस्सा शांत हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँ कि नहीं भाई मुझे उसी गुस्से वाले टोन में बात करके दिखा, पॉसिबल है? नहीं ना। मतलब हम खुद के इमोशन को बाद में बयां ही नहीं कर सकते। तो फिल्मों में तो एक्चुअल में कितने सारे शूटिंग हो चुके हैं। रोमांटिक सीन हो गया, कॉमेडी सीन हो गया, गुस्से वाला, रोने वाला, अलग अलग सीन्स हो गए। तो उसको डायलॉग डिलीवरी देना दिक्कत भरा काम है। तो ये बहुत सारे एक्टर्स को भी पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए अलग से होते हैं डबिंग आर्टिस्ट।
डबिंग आर्टिस्ट को मैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट ही कहूंगा कि वो दूसरे एक्टर की हूबहू आवाज भी निकालते हैं और बाद में उसको अपनी मतलब इमोशन के साथ डायलॉग डिलीवरी भी देते हैं। तो अगर आपको एग्जांपल दूं तो श्रीदेवी की चांदनी फिल्म आप लोगों को पता होगी, राइट? तो वो पहली फिल्म थी श्रीदेवी की जिसमें एक्चुअल में उन्होंने खुद की आवाज भरी थी। तो उससे पहले उनकी लगभग 15 फिल्में आ गई थी, 10 से 15। तो उसमें एक्चुअल में श्रीदेवी जी को डब करती थी रेखा जी। रेखा जी बतौर खूबसूरत एक्ट्रेस हम सभी को पता है, लेकिन शायद ही आप लोगों को पता होगा कि वो 70s 80s की वन ऑफ द फाइनेस्ट फीमेल डबिंग आर्टिस्ट थी। और एक फिल्म आपको पता होगी, हर सैटरडे संडे हमें बच्चन साहब मिलने आते हैं सेट मैक्स चैनल पे, सूर्यवंशम, राइट? तो सूर्यवंशम फिल्म में बच्चन सर का डबल रोल है। तो उन दोनों कैरेक्टर के साथ जो उनकी लीड फीमेल एक्ट्रेस है जो कि उनकी पत्नियों का किरदार करते हैं, तो एक्चुअल में उनको भी डबिंग की थी रेखा जी ने। आप लोगों ने 5 बार तो पक्का वो मूवी देखी है, लेकिन आपने शायद ही गौर किया होगा। अगली बार आप वो मूवी देखोगे तो थोड़ा गौर से सुनेगा, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि वो मतलब रेखा जी की आवाज थी। और आज के जमाने की बात करूं तो कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस, सनी लियोनी को डब करती है मोना शेट्टी। मोना शेट्टी अभी इंडिया की वन ऑफ द टॉप फाइनेस्ट फीमेल डबिंग आर्टिस्ट है, जिसका 2 से 3 मिनट का डबिंग चार्ज मोर देन 1.5 लाख है। वो 20 से भी ज्यादा फीमेल आर्टिस्ट को वॉइस डबिंग देती है। तो ये हो गया डायलॉग डिलीवरी का पार्ट। इसके बाद डबिंग में और एक पार्ट आता है जिसके बिना मैं पर्सनली कहूंगा कि फिल्मों का कोई वजूद ही नहीं है। आज तक हमने 50 से भी ज्यादा फिल्में देख ली है, लेकिन शायद ही आप लोगों ने उस चीज पे कहीं गौर किया होगा। जैसे कि हमें सपोर्टिंग वॉइस भी कितने सुनाई देते हैं, राइट? मतलब अगर शोले फिल्म में घोड़े दौड़ते हैं तो घोड़े के टाकों की भी आवाज हमें सुनाई देती है। तो वो आवाज मैं किस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ? घोड़े के पीछे तो माइक लेके नहीं भाग सकता कि रुक भाई तेरी आवाज रिकॉर्ड करनी है मुझे। या फिर हमें हड्डी टूटने की भी आवाज सुनाई देती है, बोन क्रैक। एक्चुअल में हड्डी टूटने की आवाज आती है? नहीं आती है। हमारे ऊपर इतने मतलब मसल्स होते हैं, वॉइस क्रिएट ही नहीं होती, हमें पेन होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे निकालते, तब वो बोलता है कि अरे भाई साहब तू तो हड्डी टूटवा के आ चुका है, राइट? तो वो आवाज किस तरह से आती है? लिटरली हीरोइन चलती है तो उसके घुंघरू के छनछनाहट से लेकर कोई चीज उठाती है, कोई चीज पटकती है, मतलब ये कितने सारे वॉइस होते हैं। तो इस वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए निकालने के लिए जैसे हमें एक टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है जिसे कहा जाता है फॉली। तो फॉली के लिए क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे स्टैंड देख पा रहे हो, तो इस स्टैंड पे जो माइक है, इस तरह के CO2 माइक्स होते हैं जो कि इतने सेंसिटिव होते हैं, अगर इसके रेडियस में अगर छोटी सी सुई भी गिर जाती है तो वो उसकी भी आवाज कैच कर लेता है। और जब हमें आउटपुट देता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि हमें लाउडर स्केल में वो सुनाई देता है। तो यहाँ पे लकीली हमारे साथ एक फॉली एक्सपर्ट भी मौजूद है।